नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जीवन परिचय। कक्षा 12 में जितने भी महान भाव लोग हैं उनका जीवन परिचय हम 2-2, 4-4 मिनट के 5-5 मिनट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कक्षा 12 में जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में बताते हूँ कि जो चौथा क्वेश्चन होता है यूपी बोर्ड में वो जीवन परिचय से रिलेटेड होता है, जिसमें 3 ऑप्शन आपको होता है। 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है और वो जीवन परिचय आपको 80 शब्दों में लिखना होता है, जो कि 5 नंबर के लिए अलॉटेड होता है। जीवन परिचय में मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। एक तो जीवन परिचय लिखते हैं, दूसरा उसकी कृतियाँ लिखते हैं और तीसरा उसकी भाषागत और शैलीगत विशेषताएं, यानी कि साहित्यिक परिचय क्या है उसके बारे में लिखते हैं। यानी कि मुख्य रूप से हम बोलें तो भाषा और शैली के बारे में लिखते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। उतना ही समय दें किसी चीज़ पर जितना हमें उसकी आवश्यकता है या जितना हमें वो सहयोग कर सकता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उनके जीवन परिचय क्या है। तो इनका जन्म जो है वो सन 1919 में हुआ था। 1919 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई थी, आपको पता होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। खैर उससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी कि 1919 में इनका जन्म होता है। इससे क्या होता है कि चीज़ें हमेशा के लिए एक दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई घटना से किसी घटना को अगर रिलेट करके हम याद करते हैं तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म जो है उसी साल हुआ था जिस साल ये घटना हुई थी, 1919 में। तो कहाँ हुआ था? तो साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। अब पुस्तकों में स्पष्ट रूप से दिया नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना किस राज्य में जन्म हुआ था, लेकिन इतना पता चलता है कि दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब ये है कि इनकी जो भाषागत पकड़ होगी वो तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन सब उसमें लैंग्वेज में ज़रूर ही रही होगी। ऐसा पुस्तकों में पढ़ने को भी मिलता है। दूसरा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो संस्कृत लैंग्वेज और तेलुगु भाषा, इन 2 चीज़ों में हुई। लेकिन जब ये अपने उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए गए तो उसमें हिंदी भाषा को इन्होंने ऑप्ट किया। और ये एक तरीके से मिसाल पेश किए कि दक्षिण भारतीय रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर भारतीय भाषा खास करके हिंदी भाषा को भी अपना सकता है और अच्छा खासा उसमें प्रगति कर सकता है। पुस्तकों में ये चीज़ पढ़ने को मिलता है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनसे हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषा और दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीय भाषा में विशेष रुचि लेनी चाहिए, ताकि एक राष्ट्रीय एकता का भाव उसमें समाहित हो सके। भाषागत जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो बहुत ही पुराना, मतलब कि सन 1960 के दशक से ही है, जिसमें जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, खास करके जो तमिलनाडु है, उसका विशेष इस प्रकार मतलब इस चीज़ पे फोकस रहता है या दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को थोपा ना जाए। और वो अपना डीएमके पार्टी, अन्य जो पार्टियां हैं, इस बात का विरोध करती हैं और एक राजनीतिक लाभ उठाने का भी प्रयास करती हैं। लेकिन भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इस बात की हम लोग को थोड़ी सी चिंता ज़रूर होनी चाहिए कि जब हम किसी विश्व मंच पर जाते हैं और कोई हमसे पूछता है कि आपके देश की क्या भाषा है, तो हम बता नहीं पाते कि हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी एक राजकीय भाषा है, एक सरकारी भाषा है, ना कि एक राष्ट्रीय भाषा है। यानी कि हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो एक नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, देश को लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए नेशनल लेवल ऑफ लैंग्वेज लाइक हिंदी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं पूरे विश्व में। और ख़ास करके भारत में देखा जाए तो करीब 50 से 55 करोड़ की आबादी जो है हिंदी भाषा बोलती है प्रत्यक्ष रूप से, यानी उनकी पहली भाषा, मदर टंग जो है हिंदी भाषा ही है। और भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी बोलने वाली है। तो हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको तवज्जो दे सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो सन 1943 में आंध्र विश्वविद्यालय करके हैं, आंध्र यूनिवर्सिटी, उसमें स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के ये अध्यक्ष पद और प्रोफेसर के पद पर ये आसीन रहे। और वहाँ पर करीब करीब 30 सालों तक इन्होंने वहाँ पर जॉब किया, मतलब अपनी सेवाएं दी। तो ये जीवन परिचय के बारे में इनके हो सकता है। और इसमें ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, मुश्किल से 50 शब्दों में इसको समेट दें, 50 से 60 शब्द हम कह लें, 50 to 60 वर्ड्स में समेट दें, तो हमें 3 नंबर दे करके वो अपना मतलब आगे बढ़ जाएगा। फिर हम कृतियों पर इनके फोकस करें। कृतियाँ 10 से 12 शब्दों में समेट दें। एक लाइन ऐसे लिख दें कि इनके रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से एक है साहित्य और समाज। ये सारी रचनाएं लर्न कर लें, क्योंकि हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास में पूछ लिया जाता है कि ये रचना किस की है, यानी किस लेखक की है। तो रचनाएं तो सारी ही देख ले रहे हैं, लेकिन लर्न 1-2 कर सकते हैं ताकि परीक्षा में लिख सकें अगर इनका जीवन परिचय आ जाता है तो एक है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार यानी माई थॉट,
तीसरा, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये एक ही है, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, यानी हिंदी एंड तेलुगु ए कंपेयर स्टडी, इस टाइप से हम कह सकते हैं। लेकिन ये तेलुगु भाषा और मतलब इनकी हिंदी भाषा की एक इनकी रचना है। इसके अलावा इन्होंने एक लिखा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। ये दरअसल कोई भी अगर रचनाएं लिखी हैं तो वो भाषा से संबंधित ज़्यादा इनके फोकस रही है और भाषा को एक साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। जैसे हमारा कक्षा 12 में एक पार्ट भी है भाषा और आधुनिकता, लैंग्वेज एंड मॉडर्निटी, तो उसमें भी इन्होंने बहुत सारे तथ्य ऐसे बताए हैं कि कैसे हम व्यवहारिक रूप में अनेक भाषाओं से शब्द को ग्रहण करके अपने भाषा को थोड़ा सा और उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये चीज़ उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। एक इनकी रचना है वैचारिकी, एक है शोध और बोध। ये शोध कार्य में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे, अपने विद्यार्थियों से भी कहते थे शोध करो, भाषा पे शोध करो, अन्य चीज़ों पे शोध करो, यानी कोई चीज़ का बोध तभी होगा जब हम शोध करेंगे। तो इन्होंने एक रचना ये लिखी थी शोध और बोध। एक इनकी तेलुगु भाषा में रचना थी वेलुगु वारुल करके। एक इनकी अंग्रेजी भाषा में कृति थी जिसका नाम है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो देख सकते हैं इन्होंने लगभग जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो साहित्य से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड लिखी हैं, और जो भी रचनाएं हैं वो एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से, कुछ साइंटिफिक प्रूवन या साइकोलॉजिकली प्रूवन कुछ बातों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं में। तो ये कृतियाँ हो सकती हैं, इसको 10 से 12 शब्दों में समेट देंगे पर्याप्त रहेगा। 1 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा, कॉपी चेकर। इसके बाद हम भाषा और शैली पर फोकस करेंगे। भाषा में इनको देखेंगे तो खड़ी बोली, 1-2 वाक्यांश हरदम ध्यान रखेंगे। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, तत्समय संस्कृत निष्ठ, संस्कृत गर्भित शब्दों का प्रयोग करते थे, उसी से एक खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, मार्मिक तथ्यों का प्रयोग करते थे, जो शोध वगैरह हैं, शोध कोई तथ्य है तो उसको प्रस्तुत करते थे अपनी रचनाओं में। तो ये इनकी भाषा इस प्रकार से रहती थी। और ये अपनी रचनाओं में व्यवहारिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, जो देसी विदेशी और उर्दू अरबी फारसी इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उन सब का ये प्रयोग करते थे। जैसे कि तत्समय शब्दों का भी प्रयोग करते थे, अंग्रेज़ी के शब्द भी प्रयोग कर लिए, उर्दू फारसी इन सब शब्दों का प्रयोग कर लेते थे। और अपनी रचनाओं में इनकी भाषागत विशेषता ये भी है कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ, किंवदंतियाँ, कहावत, मुहावरा इन सब का भी ये प्रयोग कर लेते थे। तो ये इनकी भाषागत विशेषता है। अगली इनकी शैलीगत विशेषता क्या है तो 2 हम देख सकते हैं। एक तो विचारात्मक शैली है, यानी कोई तथ्य पे विचार रूप में प्रस्तुत करना, अपने भाव उसमें प्रकट करना। और जो भी भाव प्रकट करते थे मुख्य रूप से वो जो शोध वाले तथ्य हैं उनका ज़्यादा वो प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते थे। एक है गवेषणात्मक शैली, तो ये मुख्य रूप से इनकी 2 शैलियाँ हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार के सभी जीवन परिचय आपको मिलते रहेंगे। कुछ जीवन परिचय जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।